नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें टोटल हमें सारे सब्जेक्ट करवाने वाले हैं जो जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हरियाणा जीके, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, सारे ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे करवाया जाएगा। इन सब्जेक्ट के टॉप 500 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करवाएंगे और इस सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। चाहे वो एग्ज़ाम कभी भी हो, तब तक इस सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा। तो हमारे साथ ज्वाइन होके आप अपनी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इस फ्री कंटेंट का लाभ मिल सके। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि पैसे की कमी के वजह से सिलेक्शन जिसका ना हो। तो यहाँ पे पूरा जो भी कंटेंट है बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करवाई जा रही है। जो भी बच्चा +2 का है या फिर पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है हरियाणा पुलिस का, तो उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। तो हर डेली रात को 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बस आपको ये वीडियो देखनी है, हमारे दिए हुए शेड्यूल और टाइमिंग के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। डेफिनेटली आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप हमारे बताए हुए जो स्टडी प्लान है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपका या आप हमसे चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ भी आप हमसे सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डाल दूंगा। वहाँ पे आप हमसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको अच्छे से गाइड वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो इस कमेंट सेक्शन में आप अपना 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूँगा तो इतने में अगर आपको उसका आंसर पता है तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि इसका आंसर ये होने वाला है। तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप अपना कितना स्कोर आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में कहा गया है, भारत में सबसे प्राचीन सिक्के जो आहत मुद्रा के रूप में थे डैश अस्तित्व में आए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो सबसे भारत के प्राचीन सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था, उनको आहत मुद्रा के सिक्के कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों को। तो ये कब अस्तित्व में आए, तो आइए ऑप्शनों को देख लेते हैं। क्या वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे, क्या वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे, क्या वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे, या फिर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अस्तित्व में आए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के थे आहत मुद्रा के, जो ये अस्तित्व में आए थे, ये आए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। जो आहत सिक्के थे ये भारत के सबसे प्रारंभिक सिक्के माने जाते हैं और जो पहले सिक्के ये अपने आहत सिक्के थे, इनका जो ढालने का काम था ये कहाँ डाले जाते थे, जो सिंधु गंगा जो मैदान होता था, सिंधु गंगा नदी का जो मैदान होता था उसके आसपास जितने भी महाजन पद होते थे तो वहाँ पे ये सिक्के ढाले जाते थे। और इन सिक्कों का जो अस्तित्व है, मतलब इनकी जो जानकारी है, आहत सिक्कों की जानकारी, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो इनकी जो जानकारी है वो हमें जो पाणिनि हैं और मनु महाराज हैं और जो बौद्ध जातक कहानियाँ हैं उनके अंदर भी हमें इनका जो अस्तित्व है वो मिल जाता है भारत के प्राचीन आहत सिक्कों के बारे में। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के अंदर याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया जो एजटेक सभ्यता का विस्तार था, जो एजटेक एक सभ्यता थी, एजटेक सभ्यता, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। क्या मेसो अमेरिका का दक्षिण भाग, मेसो अमेरिका का उत्तरी भाग, भारत का उत्तरी भाग, या फिर भारत का दक्षिणी भाग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एजटेक सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, तो ये मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग तक था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है जो वेद है, वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद का अर्थ क्या होता है, प्रकाश होता है, क्या ज्ञान होता है, सूर्य होता है, या फिर सभी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। जो भी वेद होते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं लिखते हैं, वो वेद होते हैं। वेद से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वेद का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात किस नवीन सभ्यता का विकास हुआ। मतलब जो सिंधु सभ्यता थी उसके बाद किस सभ्यता का विकास हुआ भारत के अंदर। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ, मिस्र सभ्यता का विकास हुआ, इराक सभ्यता का विकास हुआ, या फिर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई थी वो वैदिक सभ्यता आई थी, और वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु संस्कृति के पश्चात। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके पश्चात जो नवीन सभ्यता आई वो थी हमारी वैदिक सभ्यता, और उसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता था। जो इसकी जानकारी थी, इसकी जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मुख्यतः वैदिक साहित्य है, जो वैदिक ग्रंथ है वहाँ से प्राप्त होती है, और वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है इस ग्रंथ को। इस काल की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है, जिसे ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। तो ये जिसमें ऋग्वेदिक सर्व प्राचीन सारी जानकारियाँ मिलती हैं इसके अंदर, तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। क्वेश्चन 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक सभ्यता हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या श्रेष्ठ अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए देख लीजिएगा श्रेष्ठ, बी ऑप्शन है सभ्य, सी ऑप्शन है प्रकाश, या फिर डी ऑप्शन है कुलीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, ये होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है किस प्रख्यात विद्वान का मत था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि बहुत सारे जो विद्वान थे या फिर जो महान जो पुरातत्वविद होते थे, जो खोज करते थे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते थे जो ऐसे जानकार थे जो जिनका मानना था कि जो आर्य थे वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो बहुत सारे विद्वान थे जिनमें कुछ इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है जो किस विद्वान का मत था जिन्होंने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। क्या जॉर्ज ऑरेवल थे, मैक्स मूलर थे, डैन ब्राउन थे, या फिर थॉमस हार्डी थे। तो किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं किस किस विद्वान ने क्या कहा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो थे हमारे विद्वान थे, उनके द्वारा उन्होंने कहा था कि जो ये आर्य थे वो तिब्बत से आए थे। वहीं जो हमारे पंडित बाल गंगाधर तिलक थे, बीजी तिलक थे, उन्होंने कहा था जो ये आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से आए थे। और उसके बाद जो ये वही पश्चिमी विद्वान है हमारे मैक्स मूलर जी, इन्होंने कहा था कि ये मध्य एशिया से आए थे। तो ये सारे विद्वान थे जिनके द्वारा कहा गया था कि आर्य कहाँ कहाँ से आए थे। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के अंदर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख नहीं है। जो ऋग्वेद था उसमें किस धातु का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, ताम्र का उल्लेख नहीं मिलता है, चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है, या फिर इनमें से किसी भी धातु का उल्लेख हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऋग्वेद है उसमें हमें लोहे की कोई जानकारी नहीं मिलती है कि भाई लोहे का लोगों को ज्ञान था या नहीं था। तो ऋग्वेद में ऐसी कोई धातु का उल्लेख नहीं है। तो किस धातु का उल्लेख नहीं है, लोहे का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ऋग्वेद में यमुना नदी और गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो आइए देख लेते हैं।
3 बार और 1 बार, मतलब ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। और सेकंड ऑप्शन में देख लेते हैं, यमुना नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है या फिर गंगा नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। वैसे ही 2 बार उल्लेख हुआ है यमुना नदी का और 1 बार गंगा नदी का। और डी ऑप्शन में दिया गया 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऋग्वेद काल था उसमें यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है और जो 1 बार उल्लेख हुआ है वो गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में ये याद रखिएगा, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वो सरस्वती नदी मानी जाती थी सबसे पवित्र ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ऋग्वेद में 4 नदियां कृमि, गोमती, सुवास्तु, कुंभा नदियों का उल्लेख मिलता है। यह नदियां किस प्रदेश की हैं? तो ऋग्वेद के अंदर हमें इन नदियों का उल्लेख मिलता है जो कि यहाँ पे दी गई हैं, कृमि, गोमती, सुवास्तु, कुंभा नदियाँ। तो ये किस देश की नदियाँ थी? क्या ये पाकिस्तान की नदियाँ थी? क्या ये हिंदुस्तान की नदियाँ थी? क्या ये मिस्र की नदियाँ थी? या फिर क्या ये अफगानिस्तान की नदियाँ थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी नदियाँ अफगानिस्तान की नदियाँ थी जिनके नाम ऊपर हमें दिए गए हैं। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नाम भी दे सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी दे सकता है। तो आपको ये सारी जानकारी इस तरीके से याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी नदियाँ अफगानिस्तान से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है? तो मतलब से ऋग्वेद के काल के अंदर किस नदी का सर्वाधिक नाम लिया गया है? तो क्या सतलुज नदी का सबसे अधिक नाम दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं आगे। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा किया गया है, गंगा नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, या फिर सरस्वती नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये सही। तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेदिक काल के अंदर। तो आइए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सिंधु नदी। और इसके बारे में बात करें तो जो ऋग्वेद है इस वेद के अंदर लगभग 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद के अंदर 25 नदियों का नाम लिया गया है और जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे तो सिंधु है। और अगर सबसे पवित्र नदी की बात करेंगे तो सरस्वती नदी को माना गया है ऋग्वेद काल के अंदर। तो ये आपको इतनी जानकारी याद रखनी है, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक जो उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है और सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ये आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो देख लेते हैं, सिंधु नदी थी, सरस्वती नदी थी, गंगा नदी थी, या फिर व्यास नदी थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ये सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वैदिक आर्य काल की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने क्या कहा है? मतलब जो आर्य उस टाइम के लोग थे, आर्यों ने गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था उससे उस जो क्षेत्रों को आर्यों ने कहा था, क्या कहकर बुलाया था? हिंदुस्तान कहकर बुलाया था, आर्यावर्त कहकर बुलाया था, ब्रह्मर्षि देश कहकर बुलाया था, या फिर जम्बू द्वीप कहकर पुकारा था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ब्रह्मर्षि देश कहकर पुकारा गया था, जो आर्य थे उनके द्वारा ब्रह्मर्षि देश कह के पुकारा गया था गंगा यमुना के क्षेत्र को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया किन वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है? तो किन वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है, यजुर्वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, या फिर सभी को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन सभी को कहा जाता है वेदत्रयी, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के
कम्बिनेशन को कहा जाता है वेदत्रयी कहा जाता है। इन तीनों वेदों को कहा जाता है वेदत्रयी। तो ये याद रखना है। कई बार ऐसा भी दे सकता है कि इन चारों के नाम दे देगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और कह देगा वेदत्रयी के ऐसा कौन सा वेद है जो वेदत्रयी से अलग है। तो उसमें आपको याद रखना है जो अथर्ववेद हो जाएगा वो वेदत्रयी के अंदर नहीं आता है। इन तीन वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं आइए देख लेते हैं। क्या 12 मंडल हैं, क्या 8 मंडल हैं, क्या 6 मंडल हैं, या फिर क्या 10 मंडल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 10 मंडल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ये पूछा गया है, ये जानकारी स्टैटिक जीके है तो आपको आनी चाहिए। एक वन लाइनर जीके में आराम से ये पूछा जा सकता है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। क्या 1024 सूक्त हैं, ऑप्शन बी देख लेते हैं, 1020 सूक्त हैं, 1032 सूक्त हैं, या फिर 1028 सूक्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 1028 सूक्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1028 सूक्त इसके अंदर टोटल है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की थी। जो ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल था वो किसके द्वारा रचित है। क्या लोमहर्ष के द्वारा रचित है, क्या अग्निमित्र के द्वारा रचित है, क्या गार्गी के द्वारा रचित है, या फिर विश्वामित्र के द्वारा रचित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो ऋग्वेद में तृतीय मंडल है इसकी रचना किसने की थी, ये विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कौन है, इसके अनेक ऋषि हैं। मतलब जो ऋग्वेद का प्रथम मंडल था उसकी जो रचना की थी काफ़ी सारे ऋषियों ने मिलकर की थी, जबकि जो द्वितीय जो मंडल था उसकी रचना किसने की थी, गुत्सम्य के द्वारा की गई थी। गुत्सम्य एक ऋषि थे जिनके द्वारा द्वितीय मंडल की रचना की गई थी। उसके बाद जो तृतीय मंडल थे, इस क्वेश्चन में भी तृतीय पूछा गया, तो तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। काफ़ी सारे मंडल हैं तो आप अभी इतनी जानकारी रखिएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम मंडल की रचना काफ़ी सारे ऋषियों ने की थी, द्वितीय मंडल की रचना गुत्सम्य ऋषि के द्वारा की गई थी, और तृतीय मंडल की रचना ये विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया ऋग्वेद के सप्तम मंडल की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ऊपर हमने पहले 3 मंडल जो थे वो डिस्कस किए गए थे। यहाँ पे पूछा गया है 7वें मंडल की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आइए देख लेते हैं। क्या नचिकेता के द्वारा की गई थी, वशिष्ठ के द्वारा की गई थी, लोमहर्ष के द्वारा की गई थी, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऋग्वेद का 7वां मंडल था उसकी रचना वशिष्ठ के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है। जो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, स्कूलों में बोला जाता है ओम भूर्भुवः स्वः, तो वही गायत्री मंत्र है। और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, तो किस मंडल में ये उल्लेख मिलता है ऐसा पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। क्या छठे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, 5वें मंडल में उल्लेख मिलता है, तृतीय मंडल में उल्लेख मिलता है, या फिर द्वितीय मंडल में उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो विश्वामित्र थे, हमारे ऋषि थे विश्वामित्र, इनके द्वारा रचित सूर्य देव की स्तुति को समर्पित है ये गायत्री मंत्र। मतलब सूर्य देव को नमन करके इन्होंने ये समर्पित किया था गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री की मंत्र की व्याख्या की गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर।
क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया ऋग्वेद के कौन से मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद के कौन सा ऐसा मंडल है जिसके सभी मंत्र 114 मंत्र है उसके अंदर सभी सोम को समर्पित हैं। क्या 9वें मंडल के सभी मंत्र सोम को समर्पित हैं, तृतीय मंडल के, छठे मंडल के या फिर 5वें मंडल के। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसके 114 सभी मंत्र सोम को समर्पित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वप्रथम किस मंडल में हुआ है। तो शूद्र शब्द थोड़ा सा यहाँ से उत्पन्न हो गया था ऋग्वेद से ही ये, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा जो शूद्र शब्द का उसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वप्रथम हुआ था और किस मंडल में हुआ था। क्या पहले मंडल में हुआ था, क्या तीसरे मंडल में हुआ था, क्या 9वें मंडल में हुआ था या फिर 10वें मंडल में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो शूद्र शब्द का उपयोग था सर्वप्रथम वो 10वें मंडल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था। मतलब जिस टाइम ऋग्वेद काल चल रहा था उस समय जो ब्राह्मण कुल होते थे उसमें जो पूजा व पाठ वगैरह करवाते थे, मंत्र का उच्चारण जो करते थे उनको क्या कहा जाता था, ये पूछा जा रहा है ऋग्वेद में। तो क्या कहा जाता था, अर्धवयु कहा जाता था, ब्रह्म कहा जाता था, समग्र कहा जाता था या फिर होता कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो होता कहा जाता था, मतलब ऋग्वेद में जो पूजा पाठ करते थे या फिर मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको क्या कहा जाता था, होता कहा जाता था उनको। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होता कहा जाता था। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में कहा गया है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। मतलब ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो उनके नाम पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं। क्या आरण्यक तथा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशिकी तथा आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ है या फिर कौशिकीय व ऐतरेय ब्राह्मण है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऐतरेय और कौशिकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ऋग्वेद के अंदर, तो ये इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। मतलब पतंजलि थे जो हमारे थे, तो इनके अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। 21 शाखाएं हैं, 22 शाखाएं हैं, 23 शाखाएं हैं या फिर 25 शाखाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 21 शाखाएं हैं इनके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लाते हैं। पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं, यजुर्वेद की 100 शाखाएं बताई हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं बताई है तथा अथर्ववेद की 9 शाखाएं बताई गई हैं। तो ये पतंजलि के अनुसार पतंजलि ने सभी वेद जो 4 ग्रंथ हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो इन सभी की इन्होंने बताई हैं पतंजलि के द्वारा। ऋग्वेद की इन्होंने 21 बताई हैं शाखाएं, यजुर्वेद की 100 बताई हैं, सामवेद की 1000 बताई हैं तथा अथर्ववेद की 9 शाखाएं बताई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है स्त्रोत एवं कर्मकांड किस में वर्णित है। ये पूछा गया है स्त्रोत एवं जो कर्मकांड है वो किस में वर्णित है। सामवेद में वर्णित है, ऋग्वेद में वर्णित है, यजुर्वेद में वर्णित है या फिर अथर्ववेद में वर्णित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये यजुर्वेद में वर्णित है, स्त्रोत एवं जो कर्मकांड है ये यजुर्वेद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में संकलित है। तो कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य में दोनों में मतलब जो है संबंधित है। सामवेद है
नेक्स्ट हम देख लेंगे यजुर्वेद है, ऋग्वेद है या फिर अथर्ववेद है। तो कौन सा वेद है जो इसमें अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में संकलित है। तो गद्य और पद्य में कौन सा जो वेद है वो संकलित है? वो यजुर्वेद है। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए एंशिएंट हिस्ट्री के। ये 5वां पार्ट था जो हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। इसमें कुछ मेरे को पूछना है, जो लास्ट में आपको जो कमेंट करके बताना है वो मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ। अभी जो हमने पूछा था, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संगीतों से संबंधित है। मतलब संगीतों से संबंधित आपको वेद बताना है कि संगीतों से संबंधित कौन सा वेद है। ऋग्वेद मतलब कि सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये इनमें से कौन सा वेद ऐसा है जो सामवेद से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जादू टोने से संबंधित कौन सा वेद है। सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है या फिर ऋग्वेद है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। और ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें, हार्ड वर्क तैयारी करते रहें, क्योंकि कंपटीशन हाई होता जा रहा है और जो वैकेंसियां हैं वो कम होती जा रही हैं। इसीलिए आपको हर चीज़ पढ़नी है, कुछ भी चीज़ छोड़ना ही नहीं, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ आपको पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है। और आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट होकर हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इसका लाभ और फ़ायदा मिल सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।